हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। दास्तान में एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। मैं आपका हमराज़ आरजे पेश करता हूँ आप लोगों के सामने कहानी लंदन की एक रात। मैं दूसरी बार वहाँ गया था। ये कहानी है निर्मल वर्मा के द्वारा। पहली रात देर से पहुँचा था। जाने से पहले ही सारा काम बढ़ चुका था। मैं फिर भी अनिश्चित सा गेट के बाहर खड़ा था। सोच रहा था शायद आखिरी क्षण उन्हें किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वो मुझे बुला लेंगे। देर तक धड़धड़ाती मशीनों के भीतर सोडे के बोतलों का स्वर सुनाई दे रहा था। हम में से जिन्हें काम मिल गया था वो जल्दी जल्दी अपने सूट उतार कर काम के कपड़े पहन रहे थे। बाहर दालान में बोतलें थीं, फीकी चांदी में धमकती हुई चमकती हुई, एक के ऊपर एक दूसरी सिलसिलेवार। फैक्ट्री की दीवार से सटी हुई दूर से देखने पर लगता था जैसे कांच के किसी लंबे टीले पर बहुत सी बिल्लियां एक दूसरे का गला पकड़े हुए बैठी हैं। मैं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद एक अंग्रेज सज्जन मेरे पास आए। तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा ना आज कुछ भी नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से अलग कर लिया। कल 15 मिनट पहले आ जाना, अगर कुछ लोग नहीं आए तो तुम्हें ले लिया जाएगा। गुड नाइट। और वो चला गया। वो दूसरी रात थी। ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो देखा कल की चांदनी आज पूरी तरह निखर कर फैली है। दूर मिल की चिमनियों के बीच लंदन का धूमिल आकाश सिमट आया था। मुझे दोबारा रास्ता टटोलना पड़ा। मैं उन सड़कों पर दोबारा चलने लगा जिन पर कल चला था, जो अब अपरिचित थी, किंतु चांदनी में अजीब सी अनजानी दिखाई दे रही थी। किंतु नॉर्थ एक्टन से ज़रा आगे चलकर मेरे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु मेरा अनुमान सही न था। वहाँ पहले से ही 20-25 बेरोजगार युवकों की भीड़ जमा थी। अंग्रेज लड़के, कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के नीग्रो, सब अलग अलग गुच्छों में खड़े थे। सबकी आंखें गेट पर टिकी थीं। कुछ के चेहरे जाने पहचाने लगते थे, उन्हें शायद कल रात देखा था। उन सबकी आंखें मुझ पर उठाईं, खामोश और तनी हुई। मुझे लगा जैसे उस खामोशी में एक अजीब सा भय उभर आया है। मेरे प्रति उतना नहीं जितना उस अज्ञात नियति के प्रति जिसका निर्णय अगले चंद लम्हों में होने वाला था। मैं भी उनके संग एक कोने में खड़ा रहा, उनसे डरता हुआ फिर भी उनसे बंधा हुआ। 8:45 के करीब मैनेजर हमारे पास आए। मुझे तनिक निराशा हुई। वो कल वाले सज्जन नहीं थे जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उनके हाथ में कागज़ का एक पुर्जा था। हम सब उनके पास खिसक आए, चिड़ियाघर के उन्मुक्त निरीह जंतुओं की भांति जो कुछ भी पाने के लालच से यंत्र चालित गति में सीखचों के पास घिसटते आते हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने हमें देखा। हमारे खुले नंगे भावहीन चेहरे उन्हें अजीब से भयावे लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें जल्दी कागज़ पर झुका ली और तेज़ी से एक के बाद एक नाम पढ़ने लगे। वो सब लोग छांट लिए गए जिन्होंने पिछली रात काम किया था। उनके अलावा सिर्फ 3 और लड़कों को चुना गया, 2 लावार से दिखने वाले अंग्रेज युवक और एक दक्षिणी अफ्रीका का विद्यार्थी जो सबसे आगे खड़ा था और बार बार झुककर मैनेजर के कानों में कुछ फुसफुसा देता था। आज इतना ही। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण भाव से हमारी ओर देखा। आप लोग कल आइए, शायद कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। भीड़ में से 3-4 युवकों ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने बहुत असहाय भाव से अपने हाथ हिला दिए और मुस्कुराती आंखों से हमारी ओर देखते हुए भीतर चले गए। हमारी प्रतीक्षा का अंत आ पहुंचा है, ऐसे जानते हुए भी हम में से कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। मैनेजर के जाने के बाद भी हम में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला। लगता था जैसे पिछले 3 मिनटों में जो भी कुछ घटा या बढ़ा है वो अभी अपूर्ण है। एक ऐसा अवास्तविक तथ्य है जिसका शायद हम में से कोई वास्ता नहीं है। अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है, जो प्रतीक्षा के बाद भी अपने दरवाजे खुले रखता है। हम में से बहुत से ऐसे थे जो ट्यूब में 3 या 4 शिलिंग का टिकट लेकर लंदन के एक सुदूर कोनों से यहाँ आए थे। हम सबके हाथों में एक एक थैला था जिसमें हमने रात की ड्यूटी के कपड़े और खाने का सामान बांध रखा था। हम में से किसी के लिए भी ये विश्वास करना कठिन था कि हमें अगली ट्यूब से वापस लौट जाना होगा। पाइप से निकलता गुनगुना पानी, चांदनी में झिलमिलाते कीचड़ के गड्ढे, यहाँ तक कि नाली में पड़ी एक खाली बोतल हमें काफ़ी अप्रासंगिक और बेतुके से जान पड़े। हम शायद ये भी भूल गए थे कि हम यहाँ किस लिए आए थे। चंद लम्हों पहले जो नौकरी न मिल पाने का दुख था, अब वो सिर्फ एक बेडौल विकृत बोझ सा हमारी टांगों के इर्द गिर्द लिपट गया था, जिसे हमें दोबारा घर तक घसीट ले जाना होगा। उस क्षण भूख और निराशा के बावजूद हमारे मन में कहीं भी कोई बिखीज या कटुता नहीं थी, किंतु कुछ लम्हों के लिए ही सहसा वो मायावी क्षण टूट गया। हम फिर वापस अपने अपने में लौट आए। एक लंबी बोझल सी सांस उस दृश्य बेड़ और भीड़ की उम्र उमड़ी और चंद अश्लील अगल खलियों में खो गई। एक दूसरे की देह की गंध जिसे हम पास पास खड़े सूंघ सकते थे, गालियों के बावजूद अपना सकते थे, अब अलग अलग रास्तों पर छितराने लगी थी।
केवल हम 3 व्यक्ति अब भी अहाते के भीतर एक अनिश्चित सी मुद्रा में खड़े थे। मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। ब्लडी बास्टर्ड, पहले व्यक्ति ने कुछ दबे कुछ भर्राए से स्वर में कहा। वो आगे बढ़ गया, भयभीत आशंकित आंखों से चारों ओर देखा और फिर बोतल की टोकरियों के ढेर से सोडे की एक बोतल निकालकर पीने लगा। दूसरी बोतल उसने तीसरे व्यक्ति के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी। पियो यार, उन सालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तीसरे व्यक्ति, जो कम उम्र का नीग्रो छात्र दिखता था, बोतल लेने में झिझक रहा था, किंतु फिर न जाने क्या सोचकर उसने सिर को हल्का सा झटका दिया और एक दूध पीते शिशु की तरह बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर होठों से लगा लिया। एक लंबा घूंट लेकर उसने नंगी बांह से अपना मुंह पोंछा और बोतल मेरे सामने कर दी। ये तीसरी बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। कल जिस बाबू ने काम देने का वादा किया था, आज वो दिखाई नहीं दिया। कल भी ऐसा ही होगा, कोई नया बास्टर्ड आएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम आज रात को आए थे। कल कौन आएगा? मैं तो इस तरफ झांकूंगा भी नहीं। डैम दीज। पहले व्यक्ति ने अपने ओवरकोट के बटन खोल दिए। इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने था, उसने मुझे खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसे ढंग से ओवरकोट से जुड़ा था कि एक को दूसरे से अलग करना ही आश्चर्यजनक होता। वो एक लंबा हष्टपुष्ट युवक था। छोटी सी गोरी दाढ़ी थी जिसके पीछे आंखें एक सूखी तिक्त बौखलाहट में झपकती रहती। बौखलाहट भी नहीं, एक अजीब सा नर्वस तनाव जो अक्सर शिकार किए जाने वाले जानवरों में मिलता है। हॉलीवुड के विलेन सा उसका डील डॉल अंधेरे में किसी भी अजनबी को काफ़ी भयावह लग सकता था। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नॉर्थ एक्टन के पुल पर आ गए थे। लंदन की डबल डेकर बस हमारे पास से गुजर गई थी। अगस्त महीने में पीले करारे पत्तों का रेला देर तक बस के पीछे भागता रहा था। तीसरे व्यक्ति, नीग्रो युवक, अब भी काफ़ी उदास था और चुपचाप सड़क पर आंखें झुकाए चल रहा था। लंदन में कब से हो? दाढ़ी वाले युवक ने नीग्रो के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। बाद में जिसने अपना नाम बिली बताया था। वो चुप रहा। कहाँ से आए हो? दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पढ़ता हूँ। वो शायद बात को यहीं ख़त्म करना चाहता था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों के आगे कर दिया। हमने धन्यवाद देकर आंखें मोड़ ली। ये उसकी आखिरी सिगरेट थी और अपनी भूखी लालसा के बावजूद उसमें इतनी शिष्टता बाकी थी कि उसे लेने से इनकार कर दें। किंतु शिष्टाचार अधिक देर तक ना चल सका। कुछ देर बाद हम तीनों उस सिगरेट को बारी बारी से पी रहे थे। सामने लंदन की रात थी, बोझिल, गंदली, शांत। वो शहर का एक उजाड़ कोना था और सड़क खाली थी। खाली लेकिन वीरान नहीं। पत्तों की सरसराहट, पुराने मकानों की बासी गंध। लगता था जैसे बीच में हम अनेक निष्प्राण चीज़ों को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में हवा और लैंप पोस्ट के दायरों के अलावा कुछ भी ना था। तुम कहाँ जाओगे? वॉरेन स्ट्रीट, उसने कहा। पिछले 2 दिनों से आ रहा हूँ। अब तक 5 पॉप्स सिर्फ आने जाने में खर्च हो गए। इतने पैसे से तो मैं टेनिस खेलने जा सकता था। उस समय टेनिस खेलने की चर्चा काफ़ी विचित्र जान पड़ी। उसके चेहरे से भ्रम होता था कि पिछले कई दिनों से उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिला है। मेरे दोस्त को काम मिल गया है, नीग्रो छात्र ने तनिक गुस्सापूर्वक कहा। हम दोनों एक साथ रहते हैं। कल शायद वो मुझे कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा। डैम हिम इफ ही डजंट, विरी ने अजीब खींचे हुए स्वर में कहा। मैं तो कल किसी हालत में नहीं आऊँगा। प्लीज़ कम टुमारो। मैनेजर की नकल उतारते हुए उसने मुंह से कोड़ दिया। टुमारो बी डैम्ड, तुम कल आओगी। उसने पहली बार मेरी ओर उन्मुख होकर पूछा। तुम कल आओगे? शायद आऊँगा। मैंने जानबूझकर उसे अधिक खिंचाने के लिए कहा। उसके इस समय कल की बात करने में मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। साले कितना देते हैं? 2.5 पाउंड, नीग्रो छात्र ने कहा। हर सुबह? हाँ, हर सुबह। आधी रात के समय चाय और सैंडविच भी देते हैं, मेरा दोस्त बता रहा था। कल मैं और वो संग आए थे, उसे ले लिया गया, मैं रह गया। नीग्रो था? नहीं, वो बर्मी है। और आप? विली ने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा, जैसे अपनी नज़रों से मुझे तोड़ रहा हूँ। आप क्या जापानी हैं? मैंने सिर हिला दिया। इतनी सी बात पर उसका प्रतिवाद करना मुझे निरर्थक जान पड़ा। कुछ देर तक हम लोग चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलते रहे। जब कभी गर्म हवा का झोंका आता हम सिहर जाते, तब हमारी भूख अपने सब पैबंद तोड़कर उभर जाती। लगता जैसे हवा लैंप पोस्ट के पीले मालिक मध्यम आलोक को तोड़ जाती हो, तोड़कर अपने संग बहा ले जाती हो। गर्मी काफ़ी है। पिछले 5 साल से ऐसी गर्मी नहीं देखी। पिछले 5 साल से लंदन में हूँ, शायद ज़्यादा। तब से कई काम कर चुका हूँ, अब ज़्यादा नहीं रहूँगा। क्या वापस घर जाओगे? वली ने पूछा। घर? नीग्रो छात्र जॉर्ज के स्वर में एक सूखा खोखलापन उभर आया, मानो घर शब्द बहुत विचित्र हो, जैसे उसने पहली बार उसे सुना हो। मैं चाहता था कि मैं यहीं रहूं, लेकिन वो हमें चाहते नहीं। वे, आह, विली ने कहा।
वे अनायास अपने चारों ओर देखा, कोई भी न था। हालांकि वे हर जगह हमारे संग थे, हमारे बाहर उतने ही जितने भीतर। तुम यहीं थे जब जॉरिंग हिल में फसाद हुआ था। विधि के सफ़ेद दांत चमक उठे। नहीं, तब मैं लंदन नहीं आया था, मैं वहीं रहता हूँ। 3 दिन तक उसने एक अंग्रेज़ लड़की के घर छिपा रहा मैं, जब वे एक एक नीग्रो को चुनकर लिंच कर रहे थे। मैं उस सफ़ेद होर के संग सोता रहा। उसने सोचा था मैं उससे चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद उसे देखा तक नहीं। उसे नहीं मालूम मैं बदला ले रहा था उसकी सफ़ेद चमड़ी के संग। और उसने हाथ से इशारा किया। अश्लील उतना नहीं जितना जुगुप्सा। दूर कारखानों के धुएं के परे ट्यूब स्टेशन की बत्तियां चमक रही थीं। लगता था जैसे धरती का कोई टुकड़ा अचानक बीच में से फट गया हो। तुम यहाँ पढ़ते हो? हाँ, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में काम करता हूँ। पहले डांस के लिए जाता था, जॉर्ज ने कहा। उसका स्वर भी काफ़ी उदास था, जैसे काम न मिलने का दुख पूरी तरह से ना मिटा हो। कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं जाते यार? विली ने कहा। मेरा एक दोस्त जर्मनी गया है, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं। सुना है वहाँ लड़कियाँ काले रंग के पीछे भागती हैं, सिर्फ इशारा करने की देर है। शायद पिछली लड़ाई की वजह से, जॉर्ज ने कहा। कुछ साल पहले मेरे फादर वहाँ गए थे, कहते थे कि कहीं आदमी नज़र नहीं आता, हर तरफ औरतें। ओह, हाउ आई विश फॉर अनदर वॉर, अनदर एंड देन अनदर, विली ने कहा। जॉर्ज ने आश्चर्य से विली की ओर देखा, फिर मेरी ओर। वो शायद कुछ कहना चाहता था, किंतु फिर कुछ सोचकर उसने सिर हिला दिया। कहा, कुछ भी नहीं। कल लेकर आता हूँ कहानी का शेष भाग। कहानी है लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा के द्वारा।